ईरान। जब ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए एक विलेन की इमेज है ना। पर ईरान की कहानी इतनी सीधी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है। तो चलिए आज ईरान के मॉडर्न हिस्ट्री के उन 4 बड़े दौर को समझते हैं जिन्होंने उसे आज वो बनाया जो वो है। और खास तौर पे ये देखेंगे कि ये देश लोकतंत्र से धर्मतंत्र के रास्ते पर आखिर गया तो गया कैसे। देखिए, ये जो नजरिया है ना, ये ईरान की पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देता है और एक सवाल खड़ा करता है। क्या ईरान वाकई में विलन है या उसे विलन बनाया गया है? तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है करीब 1 सदी पहले। ये वो दौर था जब ईरान का सबसे बड़ा वरदान यानी उसका तेल उसी के लिए एक शाप बन गया। और यहीं से ईरान और वेस्ट के बीच कभी न भरने वाली एक अविश्वास की खाई उसकी नींव रखी गई। तो हुआ क्या था, 1901 में एक डील हुई जिसे कहते हैं डार्सी कंसेशन। अब ये था क्या? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसने ईरान के सारे तेल के खजाने को अगले 60 सालों के लिए ब्रिटेन की निजी तिजोरी बना दिया। मतलब ईरान ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक तरह से पर्सनल पेट्रोल पंप बन गया था। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है लगान फिल्म। याद है? बिल्कुल वैसा ही था, बस यहाँ क्रिकेट की जगह तेल था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा, ठीक वैसे ही एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ईरान का तेल लूट रही थी। और सबसे दुख की बात यह थी कि ईरान के लोग इस लूट की कीमत चुका रहे थे अपने शाह की गलतियों की वजह से। और अगर किसी को इस लूट के साइज पे कोई शक हो तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1931 में कंपनी का मुनाफा था लगभग 3,66,000 पाउंड। ठीक है, पर पता है उसने ब्रिटिश सरकार को टैक्स कितना दिया? पूरे 10 लाख पाउंड। मतलब मुनाफे से लगभग 3 गुना ज्यादा तो टैक्स में जा रहा था। सोचकर देखिए, संसाधन ईरान का, मेहनत ईरानियों की और सारी मलाई खा रहा था ब्रिटेन। लेकिन इस जबरदस्त शोषण के बीच ईरान में एक बदलाव की उम्मीद जगी, एक लहर उठी। एक ऐसा दौर आया जब लगा कि अब आखिरकार ईरान अपनी किस्मत अपने हाथों में ले लेगा। ये लोकतंत्र की एक छोटी सी पर बहुत ही जरूरी उम्मीद थी। 1951 में मोहम्मद मोसादेक लोकतांत्रिक तरीके से ईरान के प्रधानमंत्री चुने गए और आते ही उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसे सरकारी बना दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था, भाई ईरान का तेल ईरानियों का है और ये वो पल था जो ईरान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटेन इसे अपनी सीधी सीधी बेइज्जती समझ बैठा और मदद मांगने पहुंचा अपने बड़े भाई अमेरिका के पास। और नतीजा था ऑपरेशन एजेक्स। CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक चुने हुए प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर दिया। वजह बहुत साफ थी। मोसदेक उनके कठपुतली बनने को राजी नहीं थे। वो ईरान के हितों को किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं थे। इसलिए एक लोकतांत्रिक नेता को हटा दिया गया और उसकी जगह अपनी कठपुतली बैठा दी गई। और यही वो पल था जिसने ईरान के लोकतंत्र के ताबूत में पहली कील ठोंकी। तो मोसादेक के जाने के बाद शुरू होता है ईरान का तीसरा दौर, शाह का शासन। और ये एक बहुत ही अजीब दौर था। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत मॉडर्न, बहुत प्रोग्रेसिव लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर देश खोखला हो रहा था। असल में शाह के ईरान की 2 तस्वीरें थीं। एक तस्वीर जो वेस्ट को दिखाई जाती थी, एक आधुनिक प्रोग्रेसिव ईरान जहां महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं, सब चकाचौंध है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो ईरान के लोग देख रहे थे वो बिल्कुल अलग थी। उनके लिए ये बढ़ते भ्रष्टाचार का दौर था, सवाक नाम की खतरनाक खुफिया पुलिस के जुल्म का दौर था और अपनी ईरानी पहचान को खो देने का दौर था। मतलब शाह अमेरिका के तो पक्के दोस्त थे, पर शायद अपने ही लोगों से दूर होते जा रहे थे। और देखिए, सऊदी के किंग फैसल की ये चेतावनी कितनी सटीक थी। उन्होंने शाह को साफ साफ कहा था, आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, आप ईरान में हैं और यहाँ की 90% आबादी मुस्लिम है, इस बात को भूलिएगा मत। शाह इतनी तेजी से वेस्टर्नाइजेशन थोपना चाहते थे कि वो शायद ये भूल ही गए कि वो जिस देश पर राज कर रहे हैं उसकी अपनी एक मजबूत पहचान, एक संस्कृति है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब जब जुल्म और अपनी पहचान खोने का डर हद से बढ़ जाता है तो क्या होता है? एक क्रांति। शाह के खिलाफ जो गुस्सा था वो एक ज्वालामुखी की तरह फटा
और यहीं से शुरू हुआ ईरान का चौथा और सबसे कह सकते हैं प्रभावशाली दौर, जो दशकों के विदेशी दखल और अंदरूनी लड़ाई का एक सीधा नतीजा था। और इसी माहौल में एक नाम गूंजा, आयतुल्लाह खुमैनी। उन्होंने शाह को गैर इस्लामी करार दिया और लोगों से एक ऐसे ईरान का वादा किया जो अपनी पहचान वापस हासिल करेगा, एक ऐसा ईरान जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आज़ाद होगा। 14 साल देश से बाहर रहने की वजह से वो लोगों की नज़र में एक हीरो बन चुके थे। तो जब शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा तो एक रेफरेंडम हुआ। लोगों से पूछा गया कि उन्हें कैसा ईरान चाहिए, और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। 98.2% लोगों ने एक इस्लामिक रिपब्लिक के पक्ष में वोट किया। ये सिर्फ खुमैनी की जीत नहीं थी, ये उन सभी लोगों की जीत थी जो शाह के राज से परेशान हो चुके थे। चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, वो बस एक बदलाव चाहते थे। लेकिन लोगों ने जिस बदलाव के लिए वोट किया था, शायद वो ऐसा नहीं था। बहुत जल्द सारी ताकत गार्डियन काउंसिल जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में आ गई। इस काउंसिल के पास इतनी पावर थी कि वो संसद के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकती थी, पूरे चुनाव को कंट्रोल कर सकती थी, और तो और ये तय कर सकती थी कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। तो हुआ ये कि ईरान राजशाही से तो आज़ाद हो गया, पर एक धर्मतंत्र में फंस गया। लोकतंत्र की जो एक छोटी सी उम्मीद जगी थी, वो एक ऐसी व्यवस्था में दफन हो गई जहां एक सुप्रीम लीडर का फैसला ही सब कुछ था, वही कानून था। और सबसे खतरनाक बात ये हुई कि अब सरकार का विरोध करना सिर्फ देशद्रोह नहीं, बल्कि ईश्वर का विरोध करना माना जाने लगा। ईरान की इस पूरी यात्रा को देखने के बाद चलिए वापस उस सवाल पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा मोड़ था जब ईरान असल में विलन बना? क्या ये कोई एक घटना थी, या एक के बाद एक हुई घटनाओं की एक लंबी चेन का नतीजा था? क्या विलन बनने की शुरुआत तब हुई जब 1901 में अंग्रेजों ने उसका तेल छीन लिया, या तब जब 1953 में CIA ने उसकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, या फिर शाह के जुल्मों के दौरान, या आखिर में 1979 की इस्लामिक क्रांति के साथ? इतिहास की हर कड़ी अगली कड़ी से जुड़ी होती है। और आखिर में ये कहावत शायद इस पूरी कहानी का सार है, जब तक शेर लिखना नहीं सीख जाता, हर कहानी शिकारी की ही बहादुरी के गुण गाएगी। इतिहास अक्सर ताकतवर लोग ही लिखते हैं। ईरान की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि किसी भी झगड़े को पूरी तरह समझने के लिए शिकारी की कहानी के साथ साथ शेर की कहानी सुनना भी जरूरी है। सोचने वाली बात बस इतनी है कि अगर इतिहास की कोई एक भी कड़ी अलग होती, तो क्या आज ईरान का वर्तमान भी कुछ और होता?